જય જીનેન્દ્ર. હા બોલ બોલ બોલ. ના ના ચલો ચલો ચલો. ના ના વાંધો નહીં, આપણે આ જ મુદ્દો લેવો છે આજે. કઈ વાંધો નહીં, તું તારું લે, આપણે કઈ ખોટું ન બોલાય મારાથી. હા ના 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 ના, કર સવાલ, કોઈ ચિંતા નથી, કર કર. ના આપણે તો અત્યારે આપણું પર્સનલ લીધું તેમ જ છે ને કે પૃથ્વી કોસ્મોલોજી પરથી તો પૃથ્વી જમીન ઉપર જ છે, તો વાત કન્ફર્મ છે. हाँ આપણે તો અત્યારે भी साबित करवा। हाँ, पृथ्वी तो जमीन पे ही है, पृथ्वी हवा में है ही नहीं. अब आपको यही यही चीज़ को हमको बताना है. देखो मैंने ये चीज़ आपको 2 दिन पहले बताई थी, मैं आज फिर से बता रही हूँ. मंगल पे जिस तरह से गए उसी तरह से हम चंद्र पे गए, बराबर, सेम सिस्टम से. तो मंगल चंद्र दोनों, हाँ दोनों एक ही लाइन में आकाश में है. ये बात तो ऐसे ही अपने आप साबित हो रही है. अच्छा, कल एक दूसरी बात आपने अगर देखी हो तो चंद्र की, ये जब आप देख रहे हो ना, खास करके चंद्रयान, तो एक चीज़ नोट करो, उसमें देखो पूरा जब वो अष्टमी था ना, ये वध पक्ष चल रहा था, आधा चंद्र काला काला बना हुआ है, आधा सफ़ेद बना हुआ है. ये आपने नोट किया किसी ने? ना. आप देखो उसकी सतह बताएगी, पूरी सफेद नहीं है और काले भाग में गया है ये विमान, काला तरफ, दक्षिण चंद्र के दक्षिण फेस की तरफ गया हुआ है. वो काला पट्टा क्लियर दिख रहा है. तो जो हमारे में जो 4 इंच नीचे ये ध्रुव राहु का विमान बोला गया है, और उसकी जो मतलब वो 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल का एरिया बहुत छोटा होता है, 4 अंगुल के नीचे ध्रुव राहु का विमान चल रहा है, जो चंद्र को ढक रहा है और ढकते हुए जा रहा है. तो उसकी छाया से चंद्र ढक रहा है. ये तो बात अपने आप साबित हो गई, क्योंकि ये छाया तो हमने देखी ना, जितने नज़दीक से एकदम. आप लोग फिर से वो देखना वीडियो, आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से आधा चंद्र सफ़ेद है और आधा चंद्र काला है. आप ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? आधा चंद्र बिल्कुल काला दिख रहा है, आधा एरिया, और आधा एरिया एकदम सफेद दिख रहा है. और रही बात बड़े बड़े खड्डे की, तो वो तो है ही, वो तो चंद्र पे है ही. हम ऐसे ही आप टेलीस्कोप से देखोगे ना, तब भी आपको ये खड्डे दिखाई देंगे. अब आपको और हमको ये समझना है कि जिस तरह से जम्बू द्वीप में, जमीन पे जम्बू द्वीप, जमीन पे पृथ्वी, और ये पृथ्वी जमीन पे होने के कारण जब हम आकाश में ऊपर ग्रहों को देखेंगे तब उनके डिस्टेंस की बात होगी. और आपको पता है कि ये डिस्टेंस 800 योजन का बोला गया है, राइट? 800 योजन. अब ये पहले तो ये अंगुल प्रमाण का माप हम समझेंगे. अंगुल प्रमाण यानी कि सारे क्षेत्रों की और ये सब की बात है, जो भी व्यवस्था की बात है, क्षेत्रों की बात है, वो आपको यहाँ ऊंचाई का माप उच्छेदांगुल मिलेगा. आपको यहाँ सूर्य प्रज्ञप्ति में एक पाठ आता है कि उच्छेद अंगुल, उच्छेद प्रमाण से चंद्र और ये सारे ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र और सारे ग्रह नक्षत्र उच्छेदांगुल से 24/61, 24/61 भाग जितना ऊर्ध्व में भी 4 करते हैं, अधो में भी 4 करते हैं और मध्य में भी 4 करते हैं. आपको ये बात मैं थोड़ी आज अभी डिस्कस करना चाहूँगी कि इस प्रकार से हमें शास्त्रों में 3-4 बताया गया है, ऊर्ध्व 4, अधो 4, मध्य 4. अब एक और प्रश्न ये आता है कि परमात्मा ने ये कहा है, आदेश्वर भगवान ने भी ये कहा है कि ग्रह मंडल पृथ्वी से 800 योजन ऊंचाई पे सूर्य स्थित है. ज्योतिष चक्र में 800 योजन जमीन से, समभूतला पृथ्वी से 800 योजन ऊंचाई पे सूर्य का मांडला लगा हुआ है. यही बात सभी परमात्मा ने भी बताई, और अंतिम परमात्मा महावीर स्वामी ने भी यही बात बताई कि ग्रह मंडल से 800 योजन की ऊंचाई पे सूर्य चंद्र रहा हुआ है. हमारे सामने एक ही प्रश्न आता है कि परमात्मा ने 3-4 बता दिए, ऊर्ध्व 4, मध्य 4, अधो 4. 3 ऊपर का 4, फिर मध्य का 4 और अधो दिशा में 4. ध्यान से सुनिए, ये पाठ है कि सर्व दिशा में
6 विषयक दिशा में सूर्य और चंद्र का 4 होता है, और साथ में ये भी बताया कि दिशाएं कितनी, 4 मुख्य दिशा, फिर ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तो 6 मुख्य दिशा हुई, और ये 6 दिशा में ही 4 विदिशा अगर आप जोड़ोगे तो 10 दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो वो 10 हुई दिशा और विदिशा। लेकिन जब हमारे चारों दिशा, मुख्य दिशा और ऊर्ध्व और अधो, ऐसे 6 दिशा में सारे ग्रह और नक्षत्र का ऊर्ध्व 4, अधो 4, मध्य 4 जब परमात्मा ने बोला हो, और सभी परमात्मा ने बराबर 800 योजन पे ही सूर्य बोला हो, तो ये दोनों बात सही भी है, और आपके और हमारी सामान्य बुद्धि से ये बात नहीं समझ में आएगी, ऐसी भी है। बोलो, है कि नहीं? बताओ, क्या समझे आप लोग उसमें? बताएगा कोई? अगर 800 भी है, आदेश्वर दादा ने भी 800 ही बोला है, और ऋषभ देव भगवान ने भी, अरे महावीर स्वामी ने भी 800 ही बोला है, सभी परमात्मा ने 800 योजन ही बोला है, तो फिर ऊर्ध्व, अधो, मध्य 3, 4 कैसे आएगा? बताओ। अगर 800 पे हो तो 10 બધી બાજુ આવે, 10 બાજુ 10 बीजा, पर सूर्य चंद्र 800 योजन पे ही है ना, जमीन से तो 800, मतलब उसका 4 तो फिक्स हो गया ना, ऊपर नीचे 3 जगह कैसे 4 आएगा? बोलो, ये क्वेश्चन आता है? એ આય ઉતરી ગયો ને નીચે, નીચે ઉતરે તો 800 થી ઓછું આવવું જોઈએ? હા, હું એમ પૂછું છું, 800 એ 4 અને 3 ઊંચાઈ અલગ અલગ, એ પોસિબલ છે? ના ના, તો આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે એને શું સમજવાનું કે આ કાં તો આગમ ખોટા, કે આ લખાણ ખોટું? બોલો, લખાણ તો ખોટું હોય જ નહીં. મતલબ ખોટું તો કશું જ નથી, આગમે ખોટા નથી, લખાણે ખોટું નથી, આપણે ક્યાં ખોટું સમજી રહ્યા છીએ એમ વિચારો. બરાબર. जो रत्नप्रभा पृथ्वीना अति समरमणीय भूमि भाग से 900 योजन की ऊंचाई पे सबसे ऊपर वाला तारा गति कर रहा है, बराबर, और ये ऊंचाई सभी तीर्थंकर परमात्मा ने बताई, तो बराबर 900 योजन पहले आरे में भी, पिछले आरे में भी, बराबर इस प्रकार से 800 योजन पे सूर्य पहले आरे में भी, अंतिम आरे में भी, फिर 3 ऊर्ध्व, अधो और मध्य 3, 4 कैसे होगा? बताओ। अब ये दोनों चीज क्या एक आ रही है या अलग अलग आ रही है? अलग अलग, अलग अलग आ रही है, तो अलग अलग कैसे? देखिए, अभी आपको ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ, अब आप सोच लीजिए कि यहाँ से यहाँ 800 योजन की ऊंचाई, अगर 800 पे ही है तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये मंडल घूमने चाहिए ना। ऊर्ध्व में 4 कैसे हो जाएगा? ऊर्ध्व हो गया तो 800 से ज्यादा बढ़ गया, और अधो में 800 से ज्यादा घट गया। तो फिर भगवान ने सभी भगवान ने पहले से लेके अंतिम भगवान ने 800 योजन क्यों बोला? बोलो। हाँ, इसका जवाब मैं दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये समझने जैसी बात है। परमात्मा ने ये कहा है कि रत्नप्रभा पृथ्वी के समभूतल भाग से 790 योजन आप ऊंचाई पे जाओगे तब तिरछा लोक के असंख्यात विमान है, तो बराबर 790 पे उसका लास्ट विमान आएगा, राइट। और वहाँ से सब शुरू होगा, ऊपर तक का विमान जो भी शुरू होगा वो सबसे ऊंचाई पे टोटल 110 योजन का ये ज्योतिष चक्र है। तो ऊपर 900 योजन, 790 से लेके 900 योजन में पूरा ज्योतिष चक्र आ गया। अब ये ज्योतिष चक्र तो आ गया, भगवान ने कहा ये ऊर्ध्व में भी 4 है, अधो में भी 4 है, मध्य में भी 4 है, पर वो सब बार होगा 800 योजन ही, 800 योजन ही। अब ऊर्ध्व अधो उत्सेद आंगुल प्रमाण से 24 61, मतलब कि अगर मान लो कि 61 भाग हो तो 24 भाग जितना वो अधो में आ जाएगा। अगर 61 भाग है, किसी चीज़ का 61 भाग है, देखिए ये 61 भाग है, तो 61 भाग में जब 61 पे होगा तो वो ऊर्ध्व में होगा, इसे तो ऊपर जाने वाला नहीं है, राइट। हाँ, जब वो मध्य में आएगा तो 61 से अब वो 24 भाग जितना घटेगा, कितना घटेगा?
24 भाग। तो ये 61 हो तो 61 का 24 मतलब 2/3 से ज्यादा हुआ, हाँ 2/3 से ज्यादा हुआ, राइट? क्योंकि आपको 24 24 24 3 को मल्टीपल करो तो 64 से ज्यादा हो गया, 61 को हाँ। पार कर गया, हाँ तो 2/3 से थोड़ा कम। समझ में आ रहा है? तो 2/3 से थोड़ा कम वो धीरे 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 नीचे आता जाएगा। यहाँ 4 होगा, मान लो कि पहले आरे में ऊपर है, दूसरे तीसरे आरे में नीचे, तीसरे चौथे आरे में नीचे नीचे नीचे, अभी 5वें और 6ठे आरे में तो वो सीधे 24 भाग उतर गया, तो यहाँ तक आ गया ना, आधे से थोड़ा कम उतर गया ना नीचे। हाँ फिर भी 800 ही योजन। तो कैसे? तो जैसे जैसे इंसान की ऊंचाई, अच्छा योजन कैसे मापा जाता है? आप ऐसे हाथ चौड़ा करके खड़ा रहो, ऐसा एक धनुष, ऐसे 2000 धनुष, कितने? 2000 धनुष बराबर 1 योजन, राइट? तो मैंने ये पहले भी बोला है कि 3 गांव की काया वाला का योजन कितना बड़ा होगा? बोलो, होगा कि नहीं? होगा। और उसके बाद 500 धनुष की काया हुई तो उसका योजन घट गया। हाँ और उसके बाद अभी 5 फुट की है तो और घटेगा, घटेगा। और फिर 1.5 फुट की काया होगी तो और नीचे उतर जाएगा, आज है उससे भी और। हाँ मतलब क्या हुआ कि हर काल में, हर एक प्रत्येक समय के बाद सभी ग्रह नक्षत्र के ज्योतिष मंडल नीचे उतर रहे, ये बात कंफर्म। और सभी, और जितनी जब जब वो नीचे उतरा है उस समय जितनी आपकी हाइट होगी बराबर उसके 800 योजन ऊपर होगा, क्योंकि आप 2 हाथ चौड़ा करके खड़े रहो तो मेरे 2 हाथ फैला के खड़ी रहूंगी तो एक धनुष, ऐसे 2000 धनुष बराबर 1 योजन, तो मेरे ऐसे 2000 को मल्टीपल करो 800 योजन से, उतना ही ऊंचाई पे सूर्य चंद्र के मांडले होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी मेरी 5 फुट की ऊंचाई है, मान लो कि 5000 वर्ष के बाद ऊंचाई हमारी 4 फुट की हो जाएगी, तो 4 फुट वाले को और नीचे उतर गया होगा कि नहीं ज्योतिष चक्र? हाँ क्योंकि तब के 800 योजन और हमारे 5 फुट के 800 योजन, 4 फुट के 800 योजन, फर्क होगा ना अंतर में। हाँ, अब उसके बाद 1.5 फुट वाला होगा तब तो वो एकदम नीचे आ गया। हाँ बस, तो अब आप सोचो कि ज्योतिष चक्र नीचे आ रहा है, ये बात तो कंफर्म है। हाँ। इसीलिए परमात्मा ने तीनों उसके भ्रमण बताए, ऊर्ध्व भ्रमण, क्योंकि जब 3 गांव की काया वाला था उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत थी, उसका धनुष का ऊंचाई का माप ज़्यादा आएगा। उसके बाद आए दूसरा लेवल आया जो 500 धनुष वाला, तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। देखिए यहाँ पिक्चर में आपको मैं बता रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। देखो ये हमारा ये पिक्चर है, ये चंद्र के मांडल में देखो यहाँ ज़्यादा जगह है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रही है जगह? हाँ। और देखो ये यहाँ देखो कितना नीचे उतर चुका है मांडला, इसकी अपेक्षा ये आधा हो गया है, हुआ कि नहीं? अब चाहे तो वो वीडियो में देख लेना यूट्यूब में, बराबर। तो ये मांडले जो पहले 800 योजन पे थे, अंतिम आरे तक ये इतने नीचे उतर जाएंगे, इतनी छोटी जगह हो जाएगी, खाली इतनी, मात्र इतनी जगह। और यहां देखिए कितनी ज्यादा जगह है। तो पहले आरे में ऊर्ध्व में 4, वो भी तब की ऊंचाई के हिसाब से 800 योजन, अंतिम आरे में ऊर्ध्व में 4, 1.5 फुट की ऊंचाई के हिसाब से 800 योजन। इसीलिए परमात्मा ने बोला कि प्रत्येक समय में 800 योजन पे ही सूर्य चंद्र के मांडले होंगे, लेकिन वो तीनों दिशा में 4 करेंगे। बोलो दोनों बात सही है कि नहीं? है। और ये भाषांतर में मैं गाथा नंबर लिख लो आप पहले, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति याद रखिएगा, ये 7वें वक्षस्कार की 263 से लेके 268 तक की गाथा में ये पाठ है, बराबर।
बराबर। उसमें ज्योतिष चक्र का ऊर्ध्व क्षेत्र में गमन होता है। पहले आरा के समय में एकदम ऊंचाई 61 भाग ऊंचाई, और उच्छेद प्रमाण से कैसे वो नीचे उतरेगा, उच्छेद प्रमाण से 24-61 अंश भाग। मैं जवाब बोल रही हूँ, आप वो गाथा का पाठ ही बोल रही हूँ, आप उसको सुनिए, वो बहुत जरूरी है। हे गौतम, परमात्मा कह रहे हैं गौतम, जम्बू द्वीप के दोनों सूर्य गम्यमाण क्षेत्र पे चलते हैं, स्पर्शित करके चलते हैं, बराबर, अवघाड़ क्षेत्र पे चलते हैं। व्यवधान बिना का क्षेत्र है, उनका क्षेत्र व्यवधान सहित नहीं होता है, वो अनुरूप अनंत अवघाड़ क्षेत्र पे चलते हैं, और बादर रूप अनंत अवघाड़ क्षेत्र भी चलते हैं। मतलब वो अणुरूप अवघाड़ में भी चल रहे हैं और बादर रूप में भी चल रहे हैं। बादर रूप मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, जब होगा तब कितनी चौड़ाई लंबाई होगी आप समझ सकते हो। आपको समझ में आ रहा है, जब पहले आ रहा होगा तब वो कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र होगा, ऊंचाई भी ज्यादा है। और अभी वो बादर रूप अणु रूप में भी चल रहा है, बादर रूप में भी चल रहा है, आप समझ सकते हो। वो ऊर्ध्व में भी, गौतम तेओ ऊर्ध्व क्षेत्र में भी गमन करते हैं, अध क्षेत्र में भी गमन करते हैं, और तिर्यक क्षेत्र में भी गमन करते हैं। आप सोचो ऊर्ध्व अधो तिर्यक 3 क्षेत्र कैसे आएंगे अगर 800 पे सूर्य होगा तो। फिर हम लोग गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, चलेगा क्या बताओ? नहीं। ऊर्ध्व में भी है, ऊर्ध्व में, अब सुनिए, क्षेत्र में ऊर्ध्वता, अधस्था और तिर्यकता योजन के 61 भाग में से 24 भाग प्रमाण उच्छेद की अपेक्षा से होती है। उच्छेद का अर्थ क्या हुआ, ऊंचाई, बराबर। तो ऊंचाई की अपेक्षा से क्षेत्र में ऊर्ध्व, अध और तिर्यक सब चीज आ गई। मतलब वो ऊर्ध्व में भी गमन आ गया, अधो में भी गमन आ गया, तिर्यक में भी गमन आ गया, मध्य में भी गमन आ गया। प्रारंभ में भी वो उसी क्षेत्र में चलते हैं, मध्य में भी उसी क्षेत्र में चलते हैं, अंत में भी उसी क्षेत्र में चलते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर भी तीनों काल में वो 800 योजन पे ही है, मतलब कि ग्रह मंडल नीचे उतर रहा है। अच्छा, अब ग्रह मंडल नीचे उतर रहा है। अब एक और दूसरी बात, अभी ये मुद्दा तो क्लियर हो गया, कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं, ग्रह मंडल नीचे उतर रहे हैं, ये बात कंफर्म है। और वही चक्रवाल क्षेत्र ही वापस ही ग्रह मंडल पूरा ऊपर जाएगा जब उत्सर पीढ़ी आएगी। अब दूसरा मुद्दा ध्यान से सुनिए कि क्या हमारे इसी भरत क्षेत्र से आज तक ऐसे वाक्य नहीं हुआ कि आप विमान के जरिए, मंत्रित विमान के जरिए आप मेरू पर्वत तक गए हो, या फिर वो तो अक्षरा भी हुआ था ना कि द्रौपदी को उठा के देव वो वहां पर लेके गए थे घातकी खंड के भरत क्षेत्र में। सुना था कि नहीं? अक्षरा है ये। और 5 पांडव कृष्ण के साथ पूरा लवण समुद्र सुस्थित देव की प्रार्थना करके लवण समुद्र होड़ी में वो गए, वहां जाके युद्ध किया। वहाँ के जो राजा थे वो, उससे तब कपिल वासुदेव थे वहाँ पे, और युद्ध करके वो द्रौपदी को छुड़ा के लेकर आए वापस। और कपिल वासुदेव को पता भी चला कि भाई ये और वापस आते वक्त उन्होंने शंख बजाया। तब यहाँ से कपिल वासुदेव भी तुरंत सोचने में पड़ गए कि अरे शंख किसने बजाया। तब उसने वहाँ के तीर्थंकर परमात्मा से पूछा, और तीर्थंकर परमात्मा ने ये बताया कि ये शंख वासुदेव का ही है, और ये भरत क्षेत्र का वासुदेव है, और वो अभी यहाँ तुम्हारी नगरी में से ये राजा को लड़ा के उससे लड़ाई करके उसके घर पे उसकी पत्नी थी उसको लेकर वापस जा रहे। और इन्होंने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि 2 वासुदेव कभी भी एक दूसरे के सामने आज तक आए नहीं, और कभी भी नहीं आएंगे। फिर भी ये वासुदेव गए और उन्होंने लवण समुद्र के किनारे तक, वो घातकी खंड से लवण के किनारे पहुंचे यहाँ से, और उन्होंने वहां से पंचजन्य शंख बजाया। उन्होंने वहां से शंख बजाया और कृष्ण उल्टे जा रहे थे, उल्टे, और कपिल वासुदेव ने कृष्ण वासुदेव की रथ की पीली ध्वजा का दर्शन कर लिया, और वो एक वासुदेव ने दूसरे वासुदेव की ध्वजा का दर्शन किया। इसको एक अच्छेरा कहा गया है।
जो आज तक कभी हुआ नहीं। अब आप खाली मात्र ये सोचिए कि ये लोग तो लवण को क्रॉस करके लेकर आए, लेकिन द्रौपदी को तो जो भी देव लेकर गए हो या कोई भी लेकर गए हो, वो उनको आकाश मार्ग से लेकर गया, तो एक स्त्री के रूप में, मनुष्य के रूप में द्रौपदी वहां गई कि नहीं गई? ये भरत से घातकी खंड के भरत तक गई कि नहीं गई? बोलो। गई। अच्छा, रावण भी पुष्पक विमान में सीता को वाटिका से लेकर लंका तक लेकर गया था कि नहीं? सागर पार करा के गया था। वो भी पुष्पक विमान में ही लेकर गया था, बराबर। उसके अलावा बहुत सारे हमारे महात्मा, जैसे कि हम ये बोलेंगे पादलिप्त सूरी जी, वो अपने पैरों में लेप लगा के, तलिए में लेप लगा के उड़ते थे, सिद्धि प्राप्त थी उनको, और मेरू पर्वत तक वो बहुत बार दर्शन करने के लिए भी गए, बराबर। अच्छा बिंदु भाई, हाँ बोलो। बोला एक महात्मा પેલા ફૂલો લેવા માટે કેમ ગયા હતા? એ જે પણ હોય એ અત્યારના વાત એ ચાલી રહી છે, તને આખી સ્ટોરી ખબર હોય તો બોલ, કેમ કે રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. ઓકે. આ આપણે ઘણીવાર એવું આમ સાંભળ્યું છે કે અત્યારે પણ જો કોઈ દેવ આપણને જઈને મહાવિદ્યમાં મૂકી આવે તો આપણને મોક્ષ થાય. પણ આપણી પાસે સંગ્રહણ જ નથી, એટલે તમે જઈ જ નથી શકવાના, એ ભૂલી જ જાઓ. મારે એ મુદ્દા પર પણ આવું જ છે. ઓકે. તમારી પાસે સંગ્રહણ તો હોવું જોઈએ. સંગ્રહણ વગર ક્યાંથી તમને લઈ જશે? આ તો બધી શક્તિઓ છે ભાઈ. એ पादलिप्त सूरी महाराज साहब के पास तब जो शक्ति थी वो आज आपके पास है क्या? नहीं। रावण के पास जो मंत्र से वो जो पुष्पक विमान उड़ा रहा था वो विद्याधर था. वो विद्या के देखिए, जंगाचारण मुनि, विद्याचारण मुनि ये कर सकते थे. आज ये विद्या ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा वो संग्रहण ही नहीं है. उसके लिए संग्रहण चाहिए. अवधि ज्ञान की बात आ रही है, अवधि ज्ञान के लिए भी संग्रहण, अगर संग्रहण नहीं है और आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए कोई कोई चीज दिख रही है, दैट इज नॉट अवधि ज्ञान, दैट इज विभंग ज्ञान. उसको क्या कहोगे आप बताओ? उसका नाम है विभंग ज्ञान. ऐसा नहीं है कि विभंग ज्ञान भी गलत है. पहले ये सोच लो, शिव राजर्षि मुनि को 7 जम्बू द्वीप और 7 समुद्र दिखाई दिए, बराबर. तो वो गलत तो नहीं था ना विभंग ज्ञान? जो था वही दिखाई दिया, बराबर. हाँ, तो ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए आएगा, या फिर वो जो भी आज के समय में आएगा वो विभंग ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान है ही नहीं. विभंग ज्ञान भी गलत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान वो चरम भवी को या मोक्ष जाने वाले आत्मा को ये एक लब्धि है भाई. ये परोक्ष ज्ञान है. परोक्ष ज्ञान एक लब्धि है, और इसके लिए आपका संग्रहण मजबूत होना ही चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. आपको पता है अवधि ज्ञान 500 योजन तक का आता है. पूरा भरत क्षेत्र दिखाई देता है आपको, और नीचे रत्नप्रभा नारकी तक आप देख सकते हो. नरक गति के जीवों को भी देख सकते हो अवधि ज्ञान में, तो बराबर. हाँ, तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा. पहले तो ये संग्रहण नहीं है. अच्छा, आप इतने क्षेत्र को देख सकते हो, तो आपको यहाँ से लेके नीचे नारकी तक का क्षेत्र दिख रहा है, और बहुत सारे अवधि ज्ञानियों को दिखा भी है. उन्होंने इसका वर्णन भी किया है, और सबका वर्णन एक जैसा आएगा, फिर भी हम ये क्षेत्र को मानेंगे ही नहीं. कैसे चलेगा ये बताओ? चलो, चलेगा? नहीं. कैसे चलेगा? आप कहोगे ये नरक वरक कुछ है ही नहीं. आपको अवधि ज्ञानी की बातों को भी नहीं मानना है. क्यों? आपको नहीं दिख रहा इसलिए? बोलो. अब आपके लिए ये मुद्दा आएगा महत्व का, जो अभी अभी हुआ है और उसका बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों उठा है. अभी उसकी बात हो रही है. इसके लिए हम ये जानेंगे कि जिस तरह से ग्रह मंडल नीचे उतरे हैं, लगभग आधे रास्ते तक उन्होंने अपनी सफ़र तय कर ली है, और नीचे से लोगों ने, मतलब जो भी मनुष्य है, मनुष्य ने ये काल में यंत्र पद्धति या फिर जीवोत्पत्ति के कारण, जैसे कि ये एकेंद्रीय अपकाय के जीव, पेट्रोल के जीव, इसके जीव, ये सबका प्रयोग करके जो भी उन्होंने साधन बनाया, यान बनाया, विमान बनाया, जो कुछ भी बनाया, उससे वो ऊंचाई पे उड़ रहे कि नहीं उड़ रहे? बताओ.
उड़ रहे। उड़ रहे हैं, तो ग्रह मंडल नीचे उतरे और आप ऊंचाई से ऊपर जाओ, तो अब उनको ओवरलैप करना संभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नहीं कैसे हुआ ये सोचो। एक चीज है जो आपको नीचे से ऊपर ले जाने में मदद कर रही है। 1 लाख जो उसके मीटर की ऊंचाई है, वहां तक तो हमारे सारे विमान उड़ ही रहे हैं, और यान उससे भी ऊपर जाएगा। 1 लाख फुट, ठीक है। जैसे कि 50,000 की फुट पे, तो हम लोग जैसे यहाँ से अमेरिका गए तो 50,000 की हाइट पे तो उड़ता ही है। उड़ता है कि नहीं? उड़ता है। जेट फाइटर उससे भी ऊंचा उड़ता है, रॉकेट उससे भी ऊपर उड़ता है, और ये जो यान है जो जिसको आप उपग्रह कहते हैं, वो उससे भी ऊंचाई पे जाता है। एक सिस्टम होती है जो उसको ऊंचाई तक लेके जाती है, फिर वो वहां पे उनको छोड़ दिया जाता है। फिर जो दूसरा मशीन है वो उसको और दूसरी ऑर्बिट तक लेके जाता है, ग्रह की ऑर्बिट तक उसको लेके जाता है, और वहां पे वो दूसरा मशीन भी वो जो है उसको छोड़ देता है, और वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। दोनों मशीन ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। मात्र ये जो चंद्रयान का जो इतना सा हिस्सा है जो वहां पे लैंड हुआ, आपने देखा इतना छोटा सा हिस्सा, यहाँ से गया था रॉकेट ने उसको वहां तक ये जो ऐसे बोलते हैं ऊंचाई, कुछ ऊंचाई जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है, 0 लेवल ऑक्सीजन तक ही उसमें पेट्रोल होता है। उसके बाद पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती उसको, क्योंकि 0 लेवल ऑक्सीजन में अगर वो उसने एंट्री कर ली, सुनिए, 0 लेवल ऑक्सीजन में अगर उसने एंट्री कर ली, तो उसके बाद अब उसको पेट्रोल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नीचे अपने आप गिरेगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? नहीं, 1 लाख योजन तक जब हम विमान में उड़ते हैं ना, जो जेट फाइटर उड़ते हैं या हमारा नॉर्मल विमान उड़ता है, वो विमान ऑक्सीजन लेवल वहां H2 है, O2 O3 है, लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे बाहर जाओगे, नीचे ऑक्सीजन 2, ऊपर ओजोन 3 वायु, ऐसे ओजोन वायु के भी लेयर है। ओजोन वायु के लेयर होते हैं वातावरण में, आपको ये पता है? जैसे जैसे ऊपर जाते हो, पहाड़ के ऊपर जाते हो, हवा पतली होती जाती है। जैसे जैसे आज अगर आप वहाँ पे चढ़ गए 12,000 की ऊंचाई, ऊटी और सब जगह जाते हो, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मालूम है? हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन घट गया। ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होगा, आज लेह लद्दाख में तो बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पाते। प्रॉब्लम से हाँ, वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है, उससे ऊपर तो ऑक्सीजन लेवल बंद ही हो जाएगा। ऐसा लेवल का एरिया आएगा जहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, और ये सारे जो भी यहाँ से रॉकेट भेजते हैं, वो वहां तक उनको पेट्रोल चाहिए बाहर निकलने के लिए। 0 ऑक्सीजन के लेवल कर पहुंचने के बाद आपको नीचे उतरना या हमारे लेवल में आना इम्पॉसिबल। समझ में आया? तो इसको 3 मशीन जोड़ी जाती है। ये जो चंद्रयान था उसमें 3 मशीन जोड़ी जाती है। पहली मशीन उनको ये अपने लेवल से बाहर निकालेगा, उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ पे 0 लेवल ऑक्सीजन हो जाए, और उसके अंदर वो मशीन पेट्रोल से ही चलेगा। वो रॉकेट नीचे से आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, जैसे इंजन चलता है ऐसे ही स्पीड से ऊपर जाएगा, और इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड रखी जाएगी कि जब तक वो पेट्रोल खत्म ना हो जाए ना, तब तक वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। बराबर? और वो बाहर निकलने के बाद वहां से वो डिपार्ट हो जाएगा। रॉकेट वहां पे ही गोल गोल घूमेगा, क्योंकि वो 0 पे आ गया। अब वो नीचे नहीं आने वाला है, वो ऊपर ही घूम रहा है। आगे के पहले के भी 2 छोड़े होंगे, वो भी अभी घूम रहे होंगे। अब यहाँ से जो दूसरा ऑर्बिटर जो काम करेगा, वो उसको गोल 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 गोल, जैसे हम गिलोल में नहीं पत्थर को गोल घुमाते हैं फेंकने के लिए, पता है? ऐसे जोर जोर से वो पूरे ऐसे अपनी गोलाई, जैसे समझो कि ये हमारा भारत देश की गोलाई से बाहर तो ये निकल नहीं पाएगा, है ना? आपने यहाँ से ही उसको छोड़ा है। ऐसे गोल 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 घुमाएगा, और गोल गोल घुमाने के बाद, जैसे स्पीड में घुमाने के बाद आप गिलोल को छोड़ोगे तो एकदम दूर तक जाएगी कि नहीं?
तो ऐसे ही यहाँ उसको दूसरा मशीन उसको ऐसे गोल घुमाएगा, उसके बाद उसको स्पीड से ऐसे ही ऊपर की तरफ छोड़ेगा, नीचे गोल गोल घुमा के उसको और ऊपर की तरफ छोड़ोगे तो अब ये दूसरे ऐसे लेवल पर जाके पहुंचेगा जहां से ये ग्रहों की ऑर्बिट शुरू होती है। समझ में आया? और वहाँ इतना कम लेवल होता है कि कोई भी चीज वहाँ नीचे नहीं आती, नहीं तो ये सारे नीचे गिर नहीं जाते क्या आपके भेजे हुए यान विमान सब? ये अगर अपने आप आ जाते तो गिरते नहीं? बताओ। गिर जाते, वहां पेट्रोल है ही नहीं। और इसके ऊपर सोलर वो लगाई हुई होती है, सोलर की प्लेट लगाई होती है, जिसके कारण ये अपने आप चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज ऐसे चार्ज हो जाते हैं कि उसके कारण वहां से सारे मैसेज आपको नीचे मिल रहे। जब तक ये इसकी प्लेट सोलर उसके ऊपर लगाई हुई है वो चार्जिंग होती जाएगी, वो जो काम करेगा वो सब आपको मालूम पड़ता जाएगा। इसके लिए उसको अलग से चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, वो सोलर पैनल के लिए वो चार्ज हो रहा है। बोलो अभी इसमें कौन सा गलत है? बताओ। चलो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये हो ही नहीं सकता। बराबर? बराबर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। आप इतना समझ लीजिए कि आप कितना भी हर ग्रह पे छोड़ो, आपको वहां के महल, वहां के देव, वहां के जो वाहक देव, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे आज पूरी वैताडे श्रेणी हिमालयन रेंज की टोच पे आप पहुंच जाओ, एवरेस्ट की टोच पे पहुंच जाओ, वहाँ की विद्याधर श्रेणी, वहाँ के जो शाश्वत जिनालय, 9 कूट है वैताडे के, 9 के 9 कूट के ऊपर शाश्वत जिन मंदिर है। और हमारे यहाँ ये वर्ल्ड की तो सारी की सारी ऊंचाई के पर्वत सबने तय कर ली है। हाँ कर लिए। क्यों किसी को वहां कुछ मिला नहीं? बताओ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप अभी हमने लास्ट क्लास में किया, याद करो उसको। वैक्रिय औदारिक शरीर, औदारिक शरीर वाले को वैक्रिय शरीर वाले की गतिविधि कैसे मालूम पड़ेगी? बताओ। पड़ेगी मालूम? नहीं पड़ेगी। किसी भी देवों का रहना, उनके वहाँ देवों के विमान, देवों का शरीर, देवों की जाहो जलाली, देवों का पूरा सैन्य, ये सब आपको कैसे दिखाई देगा? आप वैक्रिय शरीर ही नहीं हो। दिखाई देगा? नहीं। तो आप नहीं दिखाई देगा तो आप मानोगे नहीं कि यही वैताडे है? ऐसा नहीं। मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। अभी भी वहां पे वैसे के वैसे आज भी आपको अष्टापद दिखेगा। वो लुप्त हो गया, हमारे लिए लुप्त हो गया है। आज आप अवधि ज्ञानी है ही नहीं। अगर अवधि ज्ञानी होता तो उसको वो दिखाई देता कि नहीं? हाँ। आपको ये बात को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारी शक्तियां, हमारा जो औदारिक का जो वज्र वृषभ संगयन है, वो संगयन आज नहीं है, इसलिए हम लोग उसे नहीं देख पा रहे। लेकिन आज सिमंदर क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में जितने भी केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी होंगे, वो लोग उसको जरूर देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, उनको ये इंद्र के और चंद्र के विमान भी देख सकते हैं, वो चंद्र इंद्र को भी देख सकते हैं। हम चंद्र के ऊपर लैंड होने के बावजूद वहां की कोई भी व्यवस्था नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपके सामने ये 3 चीज क्लियर है कि ऐसा मत सोचो कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विमान ही नीचे उतर चुके हैं और आपके ऊपर जाने की क्षमता बढ़ गई, तो आप कैसे नहीं जाओगे? बताओ। और अब आपने उनके सारे विमानों में जाके हस्तक्षेप शुरू कर लिया। हाँ। कर लिया आपने सारे ये जो चंद्र इंद्र है उसके वहां पहुंच के आपने ये भेज के आपने हस्तक्षेप शुरू कर लिया। क्या अब उसको अच्छा लगेगा? नहीं। उसके विमान के सारे मिथ्यात्व देव अब क्या करेंगे? सोच लो। मंगल पे भी जाके आपने भेजा है, वहां भी हस्तक्षेप शुरू कर लिया। हाँ। ऐसे ऐसे आप अभी तो बुध पे भी जाएगा, शुक्र पे भी जाएगा, शनि पे भी जाएगा। क्या करेगा वो लोग? बताओ। क्योंकि चंद्र विमान से तो मुश्किल से 100 योजन का भी अंतर नहीं है उसमें। जब आप 350 योजन जा सकते हो तो 450 भी जा सकते हो कि नहीं?
जा सकते हो। तो अब ये जो हमारा जो आएगा ना अवसर पीढ़ी कार्ड, उसके जिम्मेदार ही हम खुद है, ये सारे विमान यान भेज के, क्योंकि उनका कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा ना आपसे। जब आप वहां की फोटो यहाँ आ सकती है, आपकी सोलर पैनल वहां की लगाई हुई आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, तो अब वो जहाँ वहां जो भी मिथ्यात्वी देव हैं, जो भी ढेर सारे मिथ्यात्वी देव, उनके अभियोगिक देव सब, अब वो जो भी करेंगे वो सब आपको झेलना पड़ेगा कि नहीं? झेलना पड़ेगा। सबकी मार अभी हमको झेलनी पड़ेगी, बराबर। तो ये जो अब जो अवसर पीढ़ी का 20,000 साल, उसके छठा आ रहा, उसके बाद वापस आने वाला पहला आ रहा, तो ये जो 42,000 वर्ष का जो काल है ना, ये पृथ्वी की जो हालत होने वाली है ना, ये सारे इसकी शुरुआत ये हो चुकी है। समझ में आया? ऐसा कुछ होगा तो ही वो नाराज होंगे ना, बताओ। ऐसा कुछ होगा तो ही वो नाराज होंगे। तो ये तो कुदरत का न्याय है भाई। आपको खराब होना है तो वो लोग खराब करेंगे, तब खराब करेंगे जब आप उनमें हस्तक्षेप करोगे। अब वही इंद्रदेव अपने हमने तो सीख लिया है, लोकपाल देवों को आदेश करेंगे, जाओ जाके धमाल करो, जो करना है करो, इन लोगों की शक्ति और इनकी क्षमता को खत्म करो। तो अब धीरे धीरे हमारी शक्ति और क्षमता खत्म होती जाएगी कि नहीं? धीरे धीरे होगी। 20,000 साल लगेंगे उसको, 18,000 साल का एंड आ जाएगा। तब तक 18,000 साल बाकी है ना 21,000 में से। बस 18,000 साल तक धीरे धीरे आप और उसको भेजो, वो लोग और तकलीफ दे, धीरे धीरे ऐसे उन दोनों में, ग्रह युद्ध और हमारे युद्ध के बीच में धीरे धीरे ये पृथ्वी के ऊपर आपका छठा आरा दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हवा में उड़ना भी नहीं, हवा में जाना भी नहीं। द्रौपदी घात की खंड तक जाकर आ गई और पांचों पांडव उसको बचाने के लिए घात की खंड तक जाकर आ गए, बराबर। तो इसी तरह से आप यान, जैसे वो यान विमान में वहां से यहाँ तक पहुंची थी ना, जैसे रावण सीता को उठा के लंका तक लेके गया था ना विमान में, इसी तरह ये विमान यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ग्रह नीचे आ गए। ग्रह आधे से थोड़ा ही कम बाकी रहा है अभी, इतना समझ लीजिएगा। 61 में से 22 भाग तो वो उतर चुके हैं। हम लोग 5 फुट के तो हो गए आज। अब 1.5 फुट होने में, वो बाकी के 2 भाग उतरने में ही हम 1.5 फुट के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, 400 योजन पहले की अपेक्षा से दूर है, खाली उतने नीचे उतर चुके हैं। इसलिए हमारे यहाँ से यान विमान जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने आपको सारे जवाब दे दिए, अवधि ज्ञान का भी दे दिया, क्योंकि वो प्रश्न भी आज वो हमारे आईडी पे खड़ा हुआ था। इतना समझ लीजिए कि ये सारी लब्धियां हैं, अभी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँ उनको कुछ दिख रहा है, एरिया दिखेगा ही दिखेगा, मगर ये विभंग ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं, बराबर। विभंग ज्ञान भी गलत नहीं है, विभंग ज्ञान आपको परफेक्ट दिखाएगा। जो अवधि ज्ञानी को दिखेगा वही विभंग ज्ञानी को भी दिखाएगा। पर विभंग ज्ञान का क्या है, आएगा चला जाएगा। अवधि ज्ञान आने के बाद जाता नहीं है, बराबर। विभंग ज्ञान आने के बाद कभी नहीं जाएगा। तो विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान, 2 शक्तियों को हमको समझना पड़ेगा, बराबर। बोलो, कोई प्रश्न हो तो इसके चंद्रयान के मामले में कुछ हो तो बताओ, क्योंकि आज वैसे तो सब डिस्कस, जो मेन मुद्दा था वो हो गया है। कोई प्रश्न, कुछ हुआ है मन में सवाल? हेलो बिंदुबेन, हाँ बोल। તમે એમ કીધું ને કે આપણે આ સોલાર સિસ્ટમ થી ચાલે પછી આગળ જઈને, હા, તો સોલાર સિસ્ટમ એટલે શું? સોલર સિસ્ટમ એટલે સૂર્યના તમે જે કિરણો છે એને તમે એવી આખી પ્લેટ બનાવી છે કે જેનો એને એબ્ઝોર્બ કરીને ઇલેક્ટ્રિક એની જાતે ઉત્પન્ન કરે છે। એટલે સૂર્યના ઉપર પણ સૂર્યનો પ્રકાશ જાય? નહીં, સૂર્યના ઉપરની વાત નથી। આ યાન, આ જે તમે વિમાન, જે યાન છે ને એના પર તમે સોલર પ્લેટ બેસાડી દીધી, એટલે એ જો સૂર્ય તો આકાશમાં ફરી જ રહ્યો છે, એટલે એ તડકાને તો પકડવાનો જ છે। એ તડકાને પકડી અને તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટી તમને કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ આપે, તમારે એને કોઈ ચાર્જ કરવાની જરૂર ન પડે।
પણ આ ઉપગ્રહ એટલે ગ્રહોની ઉપર જતો રહ્યો, બરોબર? ના ના ના, એ ઉપગ્રહ નહીં. આ તો ઉપગ્રહ એટલે આપણે એ વિમાનનું નામ ઉપગ્રહ આપ્યું. હા, એ ગ્રહની ઉપર તો ગયું જ છે ને. એણે લેન્ડ કર્યું છે. એણે એના પર લેન્ડ કર્યું છે. એટલે એ ઉપરના ભાગમાં ગયો ને પછી જ એણે લેન્ડ કર્યું ને. હા, ઉપરના ભાગમાં ગયા વગર લેન્ડ કેવી રીતે કરે? એટલે સૂર્યનો પ્રકાશ જેટલો નીચે આવે એટલો જ ઉપર પણ જાય એમ? હા, 100 યોજન તો ઉપર જાય જ છે ને. આમ પણ ઓકે, 100 યોજન તો સૂર્યનો પ્રકાશ ઉપર જાય જ છે. અચ્છા. હા, જ્યોતિષ ચક્ર